हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शो फ्रेंड्स, सीटीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीटीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर ले रहे हैं तो आपकी सीटीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, विकास निरंतर रूप से होता है। बताइए इसमें कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को। डेली हमारे चैनल पे मॉर्निंग में 9:30 बजे, दोपहर में 2:30 बजे क्लास चलती है सीटेट एग्जाम की। तो अगर आप लोगों को भी सीटेट एग्जाम पास करना है तो हमारे चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, अगर हम प्रश्न की व्याख्या के हिसाब से देखें तो ये आपका नहीं सही है, ये वाला कि आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। बट आयोग ने इसका उत्तर तीसरा वाला नहीं माना, बल्कि ये वाला माना है कि बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। ठीक है, तो हम भाई आयोग के हिसाब से चलेंगे तो पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विकास निरंतर रूप से होता रहता है, कभी रुकता नहीं है विकास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो कि मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक या नैतिक। बताइए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। और भी जो क्लासेस हमारे चैनल पे हो गई हैं उनको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो यहां पे आपका जो है संज्ञानात्मक सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों लेवल के लिए है। ठीक है, चलिए अभिकथन कारण आ गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है अभिकथन कि बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। कारण क्या कह रहा है कि बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को। भाई मैंने आपको बताया था कि टैग वर्ड की सहायता से भी आप प्रश्नों को देखा करें। तो यहां पे केवल लगा है तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका गलत है कि बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। ठीक है, ये गलत आपका है, जटिल प्रक्रिया है समाजीकरण। ठीक है, सरल नहीं है। तो यहां पे ए और आर दोनों यहां पे आपका गलत है। ठीक है, सरल नहीं होगा, जटिल प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो कि जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। संतुलन, असंतुलन, आत्मसात्करण या समंजन। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए सब लोग। और जितने भी प्रश्न आपके सही हुआ करें, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर से जरूर आप लोग बताया करें। बताइए, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है। तो यहां पे संतुलन होगा भाई, संतुलन। पहला ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। संवेदी, गत्यात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण या मूर्त संक्रियात्मक चरण। बताइए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। तो यहां पे औपचारिक संक्रियात्मक चरण हो जाएगा। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहां पे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। संवेदी, गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। बताएंगे सब लोग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं।
तो यहाँ पे संवेदी गत्यात्मक हो जाएगा, ठीक है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि हेंज दुनिया को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता, कानून और व्यवस्था अभिमुखता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके एग्जाम के लिए, कई बार ये सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता हो जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो कि लेवाइगोस्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक, व्यवहारवादी, सूचना प्रसंस्करण। 8वां का जवाब दीजिए। लेवाइगोस्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? सभी को गुड मॉर्निंग भाई। तो यहां पे सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक संस्कृत आपका जो है सही हो जाएगा, दूसरा वाला। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो, 9वां का जवाब दीजिए। लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? नकारात्मक पुनर्बलन या प्रतियोगिता, भाषा, आनुवंशिक विन्यास। बताइए सब लोग, लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? तो यहां पे भाषा हो जाएगा, ठीक है, भाषा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। बताइए शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि मानकीकृत आपका नेगेटिव होता है, व्याख्यान विधि नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कंठस्थ स्मरण से हमें क्रिया आधारित अधिगम की ओर ले जाना है, तभी भाई बदलाव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि या बुद्धि की सर्वोत्तम प्रकार है, या दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है, या बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक, या हम व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। बताइए हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार कौन सा सही होगा इसमें? 11 का जवाब दीजिए। तो यहां पे आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार जो है हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे अभिकथन और यहाँ पे कारण वाले प्रश्न है। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण है निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाई प्रोत्साहित करना ही चाहिए, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है, बिल्कुल सही है दोनों। और आर यहाँ पे एक ही सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये रीजनिंग वाले जो प्रश्न हैं जब से ऑनलाइन आपका एग्जाम हुआ तब से ये पूछे जाने लगे थे और अभी भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को जो है कैसे प्रभावहीन बना सकती है? बताइए सब लोग, एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है? तो सभी जेंडरों को संगीत जो है, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिता में जो है भाग लेने के लिए कहना, तभी प्रभावहीन बन सकेगा। भाई चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे,
आ गया है कि विद्यार्थियों में जो है समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण या अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु, विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु, किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। बताइए 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि टैग वर्ड देखिए, कंठस्थीकरण नहीं कराना है, निष्क्रिय आपका आपका होता है, तो पहला दूसरा इसमें है, जिसमें जिसमें हो काट दो आप लोग। अब बताइए आप लोग कौन सा होगा, सी होगा या डी होगा। दूसरा इसमें भी इसको काट दो बच्चा एक, ये आपका चौथा सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती हैं। रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन। बहुत ही सरल प्रश्न है भाई। मैंने आपको बताया मानकीकृत निगेटिव होता है, मानक संदर्भित निगेटिव होता है, योगात्मक मूल्यांकन भी निगेटिव होता है, सिर्फ आपका रचनात्मक मूल्यांकन करेक्ट होगा। ठीक है, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 का जवाब दीजिए सब लोग। समावेशी शिक्षा किसके विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति, संलग्नता या भेदभाव। 16 का जवाब दीजिए सब लोग। समावेशी शिक्षा किसके विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। तो समावेशी शिक्षा जो है भेदभाव के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। चौथा ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो कि एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना, या समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना, या प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना, या अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादों को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भय पैदा करना। ये तो गलत है, देखते ही बता दिए आप लोग। बताइए फटाफट करेक्ट आंसर क्या होगा भाई 17 का। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, फटाफट लाइक कर दो। और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और बहुत ही बार टैग वर्ड की भी वीडियो आ रही है, तो वो वीडियो छूटनी नहीं चाहिए, तो इसीलिए लगा रहा हूं कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। एंड नीचे हमारे ऐप की लिंक भी है, उससे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही जल्द वहां पर रामबाण टेस्ट सीरीज अपलोड होने वाली है। उस टेस्ट को अगर आप लोग दे लिए तो सीटेट आप क्वालिफाई करोगे 100%, अगर उस टेस्ट सीरीज में आपका नंबर आ गया। तो यहां पे तीसरा गलत होगा, चौथा गलत होगा, केवल दूसरा आपका यहां पे सही होगा कि समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। ठीक है, यही अध्यापिका को करना चाहिए। अगला प्रश्न 18 का जवाब दीजिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, विद्यार्थियों से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए, दिखाए जा रहे वीडियो के उपशीर्षक देना चाहिए। बताइए। सभी लोग 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न 19 का जवाब दीजिए। ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार से ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करती है, गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए। बताइए 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20। पठन वैकल्प सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप डीएलएड किए होंगे तो ये प्रश्न आप देखे होंगे, बीएड भी किए होंगे तब भी आप ये क्वेश्चन देखे होंगे। पठन वैकल्य मतलब डिसलैक्सिया, इसको बोलते हैं डिसलैक्सिया। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखित विषय सामग्री के बोध में से संबंधित है ये। ठीक है, डिस्ग्राफिया भी होता है, डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार से होता है, डिस्मोर्फिया जहां पे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए वहां पे डिस्मोर्फिया होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, मानकीकृत, परीक्षा केंद्रित या व्यवहारवादी? देखिए मैंने आपको बताया मानकीकृत निगेटिव होता है, परीक्षा केंद्रित निगेटिव होता है। परीक्षा केंद्रित ध्यान रखना, ये आज फर्स्ट टाइम आप देख रहे होगे। परीक्षा केंद्रित भी आपका निगेटिव होता है, बाल केंद्रित पॉजिटिव होता है। ठीक है, व्यवहारवादी भी नहीं होगा। तो प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? बताइए सब लोग। एनईपी 2020 से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बताइए एनईपी 2020 के अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम, करके सीखना, सब तरीकों पर बल देती है एनईपी 2020। ठीक है, यहां पे का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो भाई कि अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब दीजिए भाई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 23 का? विद्यार्थियों के स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन समुन्नत करके। ठीक है, यही ऐसे ही किया जा सकता है। तीसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। 24, प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? अनुक्रिया, समुच्चय, कलन विधि, अन्वेषण, साम्य अनुमान। चलिए बताएंगे सब लोग। एक अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? अनुक्रिया, समुच्चय। ठीक है, तो यहां पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल वही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, जल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है, उसकी निम्न अंतःवैयक्तिक और अंतरवैयक्तिक बुद्धि, नई अवधारणा सीखने के लिए अपरिध की कमी, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। बताइए सब लोग। जल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? उसकी जो है समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 26 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है? योजना, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, निष्क्रिय अनुकरण। बताइए, टैग वर्ड की सहायता से प्रश्न को सॉल्व करिए। टैग वर्ड की सहायता से बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। देखिए क्वेश्चन यहां पे आपका नेगेटिव है तो ये निष्क्रिय दिख गया ना, काट दो, बस यही नहीं है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 का जवाब दीजिए कि भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है इसमें? बताइए सब लोग। भावनाओं और संज्ञान के बारे में
निम्न में से कौन सा कथन सही है? और अभी भी वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये वाला कि जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, चल 28 का जवाब दीजिए यहां पे कि विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए? निपुणता, उन्मुखी उद्देश्य, योग्यता का सत्व अस्तित्व परिपेक्ष, असहायता का सीखा हुआ भाव, प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण। बताइए फटाफट जवाब दीजिए। 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए? बहुत अच्छे भाई, 28 का यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा निपुणता, उन्मुखी उद्देश्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? लचीली समय सारणी, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, कठोर पाठ्य चर्चा, अधिगम हेतु मूल्यांकन। बताएंगे सब लोग 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा बाधा उत्पन्न करता है? तो कठोर पाठ्य चर्चा यही बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, लचीला होना चाहिए। अगला प्रश्न यहां पे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए इसका। किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंठस्थीकरण तो होगा ही नहीं भाई, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए इसमें सही है और आर गलत है यहाँ पे, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे आपके जो है सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन, एंड 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ये क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।